ये कोई अनजेन्युइन डिमांड नहीं है। ये जितनी वेलफेयर कंट्रीज है, यहाँ वेलफेयर स्टेट का सबसे पाया जाता है, वहां पर उन लोगों को जिनके पास जॉब नहीं है, जब तक के जॉब नहीं मिलता उस वक्त तक के उनको एक मिनिमम अमाउंट दिया जाता है, जो एक स्टाइपेंड होता है बेरोजगारी का। हमने ये मुतालबा किया है कि अगर जब तक के हमारे देश में डिग्री होल्डर्स हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, इनके फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए सरकार को जो है अनएम्प्लॉयमेंट स्टाइपेंड या बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट है जिंदगी का। हमने 2009 में आर्टिकल 21 में राइट टू एजुकेशन को जोड़ा है कि बगैर एजुकेशन के राइट टू लाइफ का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हम ये कहते हैं बगैर लाइवलीहुड के, बगैर रोजगार के राइट टू लाइफ का कोई मतलब नहीं होता। अगर कोई आदमी कहते हैं अच्छी जिंदगी गुजारने का आप हक देंगे हम, लेकिन अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए एक तो एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए और हमको रोजगार चाहिए। तो हमने ये मुतालबा किया वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने कि राइट टू लाइवलीहुड यानी बेरोजगारी का हक का मेरा अधिकार, उसे राइट टू लाइफ का जो आर्टिकल 21 उसके तहत एक फंडामेंटल आर्टिकल बनाया जाए। और ये जिम्मेदारी सरकार की जैसा अब हो गई है राइट टू एजुकेशन में तो 2009 के बाद, कि अब सरकार की जिम्मेदारी है कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दे। अगर आप राइट टू लाइफ के कानून को मंजूर करा लेते हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो रोजगार दे या रोजगार के अवसर पैदा करे। मेरा डोमेन शिफ्ट है, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा किसानों के सुसाइड के केसेस होते हैं, और जिसके नतीजे में किसान, और उसका मेजर रीज़न ये है कि किसानों को सिंचाई का पानी नहीं मिलता। खासकर ये उस्मानाबाद, लातूर, ये पूरी बेल्ट है महाराष्ट्र में जिसमें किसानों को सिंचाई का पानी नहीं मिल पाता। लेकिन उसी पूरे इलाके में जो बियर की फैक्ट्रीज़ हैं, जो फैक्ट्रीज़ मिनरल वाटर की हैं, जो कोल्ड ड्रिंक के बॉटलिंग प्लांट्स हैं, वो अपने परमिटेड कैपेसिटी से 3 टाइम से 4 टाइम ज़्यादा पानी निकालते हैं। और ये पूरी एक रिसर्च है कि किस तरह से उन इलाकों में बॉटलिंग प्लांट्स के आने के बाद पानी की कमी हुई, जिसके नज़दीक वो किसान जिनको सिंचाई का पानी नहीं मिल पाता, वो बम्बई जाकर उन फ्लैट्स के लेबर बन जाते हैं, उन फ्लैट से मजदूरी करते हैं जिन फ्लैट्स का इश्तिहार आता है कि इस फ्लैट में 3 साइड स्विमिंग पूल है। एक मजदूर जिसको सिंचाई का किसान जिसको सिंचाई का पानी नहीं मिलता, वो बम्बई जाके उन फ्लैट को बनाता है जिसका इश्तिहार ये होता है कि 3 साइड फेसिंग स्विमिंग पूल है। उस फ्लैट से 3 तरफ से देखेंगे तो स्विमिंग पूल नजर आएगा। तो ये इस पूरी बीमारी का मसला है। अब आप अगर देखें जिस डेवलपमेंट की हम बात करते हैं कि 79% कैपिटल जो है वो 1% लोगों के हाथ में है, जिसके बारे में बार बार अरुण कुमार साहब ने कहा कि इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा बिलियन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में है। हमारे और रशिया में सबसे ज्यादा बिलियनर्स होते हैं, लेकिन रशिया वाले कुछ दिनों बाद जेल में डाल देते हैं, तो हमारे यहाँ ज्यादा रहते हैं, उनके यहाँ खत्म हो जाते हैं। तो उसमें सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि खुद सरकार ने, आपने देखा होगा कि अभी इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं, यानी अरुण कुमार साहब ये कह रहे हैं कि माइक्रो को अलग कर देना चाहिए। लेकिन अब हमारे यहाँ पिछले 4 साल में क्या हुआ है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो सेंट्रलाइज होकर 2 कंपनियों में पहुंच गया, बल्कि अब तो 2 के बाद 1 का नंबर है। कोई भी काम जो माइक्रो लेवल पर जो छोटे सप्लायर्स करते थे वो अडानी की कंपनी कर रहे हैं, जो छोटे सप्लायर्स से स्मॉल इंटरप्राइजेस या मीडियम इंटरप्राइजेस करते थे वो अंबानी की कंपनी कर रही है। तो जो मीडियोकर लेवल के सप्लाई चेन मैनेजमेंट के काम भी थे वो भी वही कर रहे हैं। दूसरा, कोई ऐसा सेक्टर नहीं रहा, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देख लें, अभी आपने पिछले महीने सुना होगा कि जो हिमाचल की मंडी के रेट फिक्स होते हैं 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, अडानी ने हिमाचल पे सेब का कॉन्ट्रैक्ट लिया तो उन्होंने प्राइसेस एक सीजन में 3 बार अपने हिसाब से डाउन किया, और जब कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल गया तो दूसरा कोई अब सेब नहीं खरीद सकता है। तो वो 30 रुपए में मिलेंगे, 32 रुपए में मिलेंगे और 28 रुपए में मिलेंगे। आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं कि आप उनको नहीं बेचें। जाके
कारपोरेट कंपनियां जो है वो किसानों को बीज देंगी कि आप हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स में आप हमारे लिए खेती करेंगे, लेकिन उनको ये कॉन्ट्रैक्ट के जरिए राइट है कि जो क्वालिटी ऑफ द सीड दिया गया है अगर उसके हिसाब से फसल नहीं आया तो मना कर सकते हैं। 50 रिपोर्ट्स आपने पढ़ी होंगी कि कंपनियों ने खेती के लिए खेत लिया, बीज दिया और जब फसल खरीदने का टाइम आया तो उन्होंने कहा आपको द स्टैंडर्ड्स नहीं। तो ये जो टोटल ओवरऑल पॉलिसी है वो पॉलिसी यही चल रहा है कि अमीर को कैसे और अमीर बनाए, गरीब के पास में लिमिटेड ऑप्शन, यहां तक कि ये ऑप्शन भी नहीं दिया गया कि शिमला की मंडी में जो हिमाचल का सेब बेचने वाला किसान है वो बाउंडेड है, वो मजबूर है कि वो अगर अपने सेब बेचेगा तो वो सिर्फ अडानी और अडानी को ही बेच सकता है। तो जो मीडियम लेवल के जो वर्क हैं, जो माइक्रो लेवल के वर्क हैं, वो भी गवर्नमेंट ने कारपोरेट को ट्रांसफर कर दिए, इसलिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी नहीं है, जाहिर सी बात है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मशीन का पूरा खेल आ चुका है। तो बड़ी कंपनीज अगर किसी को लेबर को भी लेंगी तो 50 आदमी, 60 आदमी, 100 आदमी ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन अगर वही स्कैटर्ड काम होगा तो वो काम 500 बिजनेसमैन कर रहे होंगे, 1000 बिजनेसमैन कर रहे होंगे, 1000 लोगों के घरों पे चूल्हे जल रहे होंगे। तो ओवरऑल जो बार बार ये बात मैंने कही, एक तो उसका सोशल एस्पेक्ट ये कि सरकार खुद नहीं चाहती कि ये बेरोजगारी खत्म हो, ये भीड़ मौजूद रहे जिसका वो पॉलिटिकल फायदा उठा सके, और ये सरकार खुद नहीं चाहती गरीबी मिटाई है। वरना सबको मालूम है कि जिस तरीके से माइक्रो लेवल पर अभी तक हम देखते थे कि सरकारें मिडिल लेवल के बिजनेस पे कारपोरेट को इंट्रोड्यूस कर रही थी, तमाम काम जो मिडिल लेवल की इंडस्ट्रीज करती हैं वो काम कारपोरेट की बड़ी कंपनियों से लिए जा रहे थे। अब हम ये देख रहे हैं कि छोटे छोटे काम जो स्मॉल एंटरप्राइजेस के काम है, माइक्रो एंटरप्राइजेस के काम है, उनमें भी अडानीज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो ये तो विल ऑफ द गवर्नमेंट है, वो सरकार खुद चाह रही है कि काम को ज्यादा हाथों में न देकर सेंट्रलाइज करके 1 या 2 लोगों के हाथ में दिया जाए, जिससे उनको पॉलिटिकल बेनिफिट मिले और एट द टाइम ऑफ इलेक्शन उनको बड़े चंदे मिल सके। तो वो जनता की चिंता नहीं है, चिंता आपने चुनाव की है जिससे पूरे बिजनेस को सेंट्रलाइज किया जाए। देखिए असल में ये जो रिपोर्ट्स आती है, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट हर साल आती है और ये यूनाइटेड नेशन का एक इदारा है यूनिसेफ, उसके तरफ से आती है और ये बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से जो उनके तरीके हैं नापने के कि किस कहाँ पे गरीबी किस जगह पर है, कितने लोग भूखे नंगे लोग हैं, इसको नापने के जो पैमाने हैं वो बहुत एस्टैब्लिश्ड पैमाने हैं, उसकी यार्डस्टिक्स हैं। देखिए ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में इस बार 121 मुल्कों के आंकड़े दिए हैं और हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि भारत पिछली बार से और नीचे आ गया है, 7 गुना नीचे आ गया है। अब भारत में 121 मुल्कों में 107वीं पायदान में। हमें ये देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि श्रीलंका हमसे बेहतर पोजीशन पे, नेपाल हमसे बेहतर पोजीशन पे, बांग्लादेश हमसे बेहतर पोजीशन पे, इवन पाकिस्तान हमसे बेहतर पोजीशन। हमसे अगर कोई नीचे है तो वो अफगानिस्तान है, जहां पे 20 साल तक उन्होंने बड़े देशों से लड़ाई की, तो वो हमसे सिर्फ 2 आंकड़े नीचे हैं। तो ये जो बात है हमारे देश के जिम्मेदार हजरात और हमारे जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो ये कह के उसको डिनाई करते हैं कि भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आप आईना को ये कहते हैं कि ये मेरा चेहरे पे जो दाग धब्बे दिखा रहा है ये गलत है, इससे बात नहीं करेंगे। हमको रियलिटी को फेस करना चाहिए, हमको ये समझना चाहिए कि हम किस पायदान पे खड़े हुए हैं। दुनिया के 1/3 1/3 भूखे नंगे लोग भारत में रहते हैं। इसको नापने का पैमाना होता है कि भाई देखिए कितना आपको कितना माल न्यूट्रिशन है, कितनी जो फूड मिल रही है वो आपकी जो जरूरत है गुज़ार की वो पूरी कर रही है नहीं कर रही है, उन पैमाने पे नापा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि देखिए ग्लोबल हंगर रिपोर्ट जो आई है वो हमारी सच्चाई को दिखाती है और अच्छी बात यही होती है सत्ता पक्ष की कि वो उसको एक्सेप्ट करता है। देखिए मिसाल के तौर पे जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे उस जमाने में एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने पहली बार ये बताया था कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान लोग किस जगह खड़े हुए हैं, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, आपके सत्ता के मामले में, मतलब कि राजनीति में,
सोशल स्टेट आपके तहत में वो कहाँ खड़े हुए हैं, वो आईना दिखाया था। तो सच्चा कमेटी ने आईना दिखाया तो सरकार को दिखाया था ना आईना, कि आपकी पॉलिसियों से यहाँ पे पहुंच गई है एक कम्युनिटी। तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया था गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करने के बाद फिर कुछ उसको काउंटर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए कुछ रिकमेंडेशन भी तय किए थे। फिर उसी में रंगनाथ कृष्णा कमीशन बना था, उसकी भी रिकमेंडेशन सामने आए थे। तो मेरा कहना ये है सिर्फ इसमें कि ये जो आंकड़े सामने आए हैं, इसको हमारे गवर्नमेंट को रियलिस्टिक तरीके से लेना चाहिए, और इसको कैसे हम अपनी छवि को दूर कर सकते हैं, अगली बार हमारी पोजीशन बेहतर हो सके, इस पर उनको सोचना चाहिए। अफसोस की बात ये है कि जब भी इस तरह की कोई चीज आती है तो कभी ये कहकर के डॉलर मजबूत हुआ है, रुपया नहीं गिरा है, कभी ये कह के भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये बात सही नहीं है, हमको हकीकत का सामना करना चाहिए। कुछ लोगों को इस देश के संभालने के लिए दिया है, उनका काम है इस देश की जनता की सेवा करना, और वो इन्हीं वालों के साथ देश में आते हैं। सवाल ये है कि क्या उस स्ट्रक्चर से बाहर भी हम कोशिश कर सकते हैं या कुछ इस नीति पर। मैं ये समझता हूँ कि असल मसला नियत और नीति का है। ये जो सरकार है उसकी नीयत खराब है और जो उसकी नीतियाँ हैं वो शराब है। यानी उनको सिर्फ नजर आ रही है कि नीतियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने प्रोफेसर साहब को बहुत गौर से सुना, बहुत गंभीर मसला है ये बेरोजगारी का और महंगाई का इस देश में, और सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं जैसा कि लगता है। मेरा सवाल ये है कि अगर इतना गंभीर मसला है, इतना पेचीदा मसला है, जिससे इस देश की जनता जूझ रही है, लोग परेशान हैं, यूथ परेशान है, तो सरकार इतनी गंभीर क्यों नहीं है? तो हमारे लिए यानी जो जनता है उसका काम क्या हो सकता है? हमारा काम यह है कि हम सरकार के आईने बने, हम सरकार को इस देश की हालत बताएं, हम सरकार को इन आंकड़ों के मुताबिक ये बताएं कि अब ये देश जो है बहुत महंगाई से त्रस्त हो चुका है, लोग परेशान हैं, लोग महंगाई की वजह से लोग मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, इसके यूथ परेशान हैं। ये काम जो बताने का काम है वो हमारा काम है, और इस देश में यही काम हम कर सकते हैं। मैं और आप बैठ के कोई कंपनी खड़ी करके कितने लोगों को रोजगार देंगे? हम क्या कर सकते हैं? हमारा काम है इस देश की जो सरकार है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उन तक अपनी आवाज को पहुंचाना, उनको जगाना, और नहीं समझाना कि आप जो राजनीति कर रहे हो, इस देश में जिस तरह की राजनीति से आपने छात्र युवाओं को गुमराह कर रखा है, उससे देश खराब होगा, उससे देश में फसाद होगा, उससे देश के लोगों का भला नहीं होगा। तो हमारा काम एज ए इंडियन यूथ ये है कि हम देश की सरकार के सामने खड़े होकर उससे सवाल करें और उसको ये बताएं कि इस वक्त देश की क्या हालत है, इन आंकड़ों से भी बताएं, और जो देश की जो हालत है, जो सर्वे की जाती है उससे भी बताएं। और यही काम हम कर सकते हैं। अगर ये काम करना हमने छोड़ दिया तो आप ये समझिए कि इस देश को बचाने वाला कोई नहीं है। देश की जनता का यही सवाल है कि देश में जो इतना बड़ा बवाल हुआ है, एक आम आदमी की रोटी और रोजी का सवाल है, उसके लिए लड़ाई और संघर्ष करने वाले इस देश की जनता है, और वही काम हम कर सकते हैं इस लोकतांत्रिक देश में। तो जिस तरह से सरकार ने प्रचार किया था, आप कहीं भी किसी भी पेट्रोल पंप पे चले जाएं, किसी भी बस स्टॉप पे देखें, बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े इश्तेहार लगे हुए थे, और ऐसा लग रहा था कि अब हर गरीब तक ये स्कीम पहुंच जाएगी और अब खुशहाली आ जाएगी, घरों में अब लकड़ी के चूल्हे नहीं जलेंगे, अब कंडे और ओखले इस्तेमाल नहीं होंगे, और लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि शायद ये इश्तेहारात में तो ये हकीकत में ऐसा हो। दिल्ली में अभी जो ये हमारे नेशनल ये अभियान हमारा चल रहा है, देश में है बड़ा बवाल, रोजी रोटी का सवाल, इसके तहत मुख्तलिफ काम हुए। तो हमने विभिन्न हिस्सों में, क्षेत्रों में हमारी टीम गई, वहाँ सर्वे किया, और जो भी उज्ज्वला के लाभार्थी थे जिनको कहा जाता था, उनसे भी मिले और आवाम से भी मिले। तो ये जो इनकी पोल पट्टी है पूरी, वो सारी खुल गई। आपको जानकर हैरत हुई कि 10 या 12% लोगों तक ही ये स्कीम पहुंच पाई है, और जिनको सिलेंडर मिल भी गया है
उनका सिलेंडर रखा हुआ है, क्योंकि वो छोटा पेट्रोमैक्स सिलेंडर एक आता है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इकट्ठा वो सिलेंडर खरीद भी नहीं पा रहे हैं। वो कहते हैं 1000 रुपए 1100 रुपए का वो सिलेंडर हमको मिल पाता है। तो हालात इस वक्त बहुत खराब हैं और इनका जो इनकी स्कीम थी, जो इन्होंने इसका प्रचार किया था, इश्तिहारबाजी की थी, वो पूरी की पूरी तरह और इसी तरीके से अगर देहाती इलाकों में देखा जाए, जो देही इलाके हैं दिल्ली से बाहर के हैं, उसमें भी जो सर्वे हुआ है उसमें ये चीजें सामने आई हैं कि सिलेंडर उनका रखा हुआ है, गैस चूल्हा उनका रखा हुआ है, वो आज भी लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। तो आप देखिए, अगर पूरी तरीके से इनकी जो स्कीमें हैं, जो भी बातें हैं, ये तो उज्ज्वला की एक बात है, इसके अलावा जितने भी वादे इन्होंने किए थे, जितनी भी बातें की थी, वो सारे की सारी बातें झूठ साबित हुई हैं। और आज जिस तरह से देश के अंदर तराही तराही मची हुई है, आवाम परेशान है, जवान परेशान है, डबल मार है उसके ऊपर। एक तरफ तो महंगाई की मार है, दूसरी तरफ बेरोजगारी की मार है। अगर आदमी के पास रोजगार है तो फिर महंगाई नहीं खलती है। अगर आदमी के जेब में पैसे हैं, वो कमा रहा होता है, तो जाहिर है कि उसको खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आज जिस तरह के माहौल है इस हिंदुस्तान के अंदर, उसमें यही है, स्कीमें जो भी इनकी आई, जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ सर्वे करवाया है, प्रोग्राम्स किए हैं हमने, हम आवाम तक गए हैं, जो उनकी समस्याएं सामने आई हैं, आदमी भुखमरी पर मजबूर है। एक तरफ तो देश को विश्व गुरु बनाने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ अडानी जैसों को दुनिया का तीसरा अमीर तरीन इंसान बनने का मौका मिल गया हुआ है। और देश एक तरफ आप देख रहे हैं कि ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में 107वें नंबर पे खड़ा हुआ है। जाहिर है कि ये जो सरकार है, इसके जो वादे हैं, इसकी जो स्कीमें हैं, वो पूरी तरीके से फेल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग बात कर रहे हैं बेरोजगारी की और महंगाई की, दोनों ही की वजह से गरीबी बढ़ती है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 94% लोग तो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। तो असंगठित क्षेत्र का मतलब होता है कि आपके पास क्षमता नहीं है कि आप अपनी तनख्वाह बढ़ा पाएं। तो जैसे दाम बढ़ते हैं और आपकी अगर तनख्वाह नहीं बढ़ती है तो आपकी जेब पे डाका है, क्योंकि जितनी आपके पास परचेजिंग पावर है, जो आपके खरीद फरोख्त की जो शक्ति है, वो कम हो जाती है। तो जो महंगाई होती है उसका अमीर पे, मिडिल क्लास पे और गरीब पे अलग अलग असर होता है। क्योंकि जो चीज़ आप कंज्यूम करते हैं, जिसको कंजम्पशन बास्केट बोलते हैं, कि आप क्या क्या खरीदते हैं। अमीर आदमी तो कार भी खरीदेगा, फ्रिज भी खरीदेगा, गरीब आदमी तो स्कूटर भी नहीं खरीदेगा। तो जो बास्केट है, जिस आधार पे आप इन्फ्लेशन के आंकड़े देते हैं, वो अलग होने चाहिए। अमीर के लिए अलग, मिडिल क्लास के लिए अलग और गरीब के लिए अलग। गरीब में भी जो इंडस्ट्रियल वर्कर है उसके लिए अलग और एग्रीकल्चर वर्कर उसके लिए अलग। पहले यही होता था कि ये सब अलग अलग आंकड़े दिए जाते हैं। अब हमने उन सब आंकड़ों को एक साथ कर दिया, तो उसमें अमीर पे क्या असर पड़ रहा है, गरीब पे क्या असर पड़ रहा है, पता ही नहीं है कि आपका जो इन्फ्लेशन कितना तेज हो रहा है, उससे गरीब पे क्या। अब जैसे कि आप देखें तो अभी पैंडेमिक के दौरान क्या हुआ, पैंडेमिक के दौरान जितनी भी दवाएं थी, जितने भी मेडिकल वो थे, उनके समय ब्लैक मार्केटिंग हुआ, बहुत दाम बढ़ गए, मिडिल क्लास की भी सेविंग खत्म हो गई। जहाँ जहाँ बीमारी आई तो वो तो हमारे इन्फ्लेशन के इंडेक्स में आया ही नहीं। तो इन्फ्लेशन कहीं ज़्यादा है कंपेयर टू जो कहा जा रहा है। तो ये आंकड़ों के बात है, इसमें आप देखेंगे कि सरकार सही आंकड़े नहीं देती। न तो सही आंकड़े हमारे ग्रोथ के बारे में कि कितनी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, क्योंकि उसमें असंगठित क्षेत्र के आंकड़े नहीं आते हैं, और न ही इन्फ्लेशन की। तो दोनों ग्रोथ के और इन्फ्लेशन के आंकड़े सही नहीं, क्योंकि उसमें असंगठित क्षेत्र को अलग से हम लेते ही नहीं। जिस दिन हम अलग से लेने लगेंगे, तो मेरा हिंदू में अभी लेख आया था 4 महीने पहले, उसमें मैंने दिखाया कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 7%, 8% नहीं, वो 1% है। और क्योंकि तब से वो संगठित क्षेत्र में गिरावट आ गई है, तो अब हमारे यहाँ भी रिसेशन आ गया।
जैसे कि अमेरिका में रिसेशन है, ब्रिटेन में रिसेशन है, यूरोप में रिसेशन है। तो रिसेशन का क्या मतलब है कि ग्रोथ जो है वो नेगेटिव हो गई, यानी कि बढ़ने की जगह अर्थव्यवस्था गिर रही है, तो उससे आमदनी कम हो रही है। तो हमारी प्रति व्यक्ति आय तो पिछले 3 साल में कम हो ही गई है और वो और ज़्यादा गिर रही है। अब यूक्रेन के युद्ध की वजह से ये स्थिति और भयंकर हो रही है। तो सबसे पहले जो समझने की बात है कि हम कहते हैं इन्फ्लेशन रेट कम हो गया। तो इन्फ्लेशन रेट क्या होता है? इन्फ्लेशन रेट होता है दामों के बढ़ने का दर, यानी पहले 5% बढ़ रहे थे, अब 3% बढ़ रहे हैं, पर बढ़ रहे हैं, वो कम नहीं हो रहे। तो जैसे कि अगर आप एक बस में जा रहे हैं, अपने बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं, तो बस आगे चल रही है लेकिन उसकी गति कम हो रही है। तो इन्फ्लेशन के रेट कम होने का मतलब ये नहीं कि दाम गिरने लगे। तो अगर आप देखें तो 2012-13 से आज दाम 60% ज़्यादा है। तो इन्फ्लेशन रेट कम होने या ज़्यादा होने से ये मतलब नहीं कि स्थिति बेहतर हो रही है, खासकर जो असंगठित क्षेत्र है। असंगठित क्षेत्र तो फिर भी पिटता जा रहा है। पहले 7% इन्फ्लेशन था, 5% इन्फ्लेशन है, तो 5% दाम बढ़ रहे हैं, तो उसके ऊपर गलत असर पड़ रहा है। तो इन्फ्लेशन के खास कारण क्या रहे हैं पिछले दोनों में? सबसे पहले तो सप्लाई बॉटलनेक, यानी इतने बड़े लेवल पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, माइक्रो सेक्टर जो बंद हुआ, तो उससे सप्लाई कम हुई। तो आप ये देखेंगे कि पिछले 15-18 महीने से होलसेल प्राइस इंडेक्स 10% से ज़्यादा बढ़ रहा है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 6% से ज़्यादा बढ़ रहा है पिछले 8 महीनों से। तो जो गरीब आदमी है उसके लिए तो 4% इन्फ्लेशन भी बहुत तेज़ है, क्योंकि उसकी आमदनी नहीं बढ़ती, तो उसके ऊपर उल्टा असर पड़ रहा है। उसकी आमदनी कम होती चली जा रही है, उसकी परचेजिंग पावर कम होती चली जा रही है। और जब उसको आप अनएम्प्लॉयमेंट से जोड़ देंगे तो और भी ज़्यादा स्थिति बिगड़ जाएगी, क्योंकि एक तो उसको रोजगार नहीं मिल रहा, आमदनी कम आ रही है, और फिर दूसरी तरफ जो इन्फ्लेशन से उसकी जो आमदनी आ रही है, उसका जो परचेज कर सकता है वो कम होता जा रहा है। तो डबल फिर जैसे मैंने कहा सप्लाई बॉटलनेक हो गया। दूसरा क्या है कि जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स। हमारे देश में हम इनडायरेक्ट टैक्स पे निर्भर करते हैं, ना कि डायरेक्ट टैक्स। तो जो हमारा टैक्सेशन है 11% हम इनडायरेक्ट टैक्स से इकट्ठा करते हैं, अप्रत्यक्ष कर से, और 6% प्रत्यक्ष कर से। तो प्रत्यक्ष कर कौन देता है? अमीर आदमी। तो अमीर आदमी कम टैक्स दे रहा है, गरीब आदमी के ऊपर बोझ ज़्यादा पड़ रहा है। जैसे कि प्रधानमंत्री ने पिछले साल कहा था कि हमारे देश में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग हैं जो सही ढंग से प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं। बाकी जो हमारे देश में 140 करोड़ हैं वो तो इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स जितना होगा उसका असर महंगाई पर पड़ेगा, और महंगाई से गरीब आदमी। तो जैसे जैसे हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, डीजल पे, पेट्रोल पे, इन सब चीज़ों पे टैक्स बढ़ा दिया, तो उसका असर सीधे सीधे गरीब आदमी के ऊपर पड़ रहा है और उसकी जो स्थिति है वो खराब हो रही है। दूसरी बात क्या कि जैसे मैंने कहा कि असंगठित क्षेत्र पिट रहा है तो डिमांड जा रही है संगठित क्षेत्र। तो संगठित क्षेत्र दाम बढ़ा रहा है, तो जिसको कहते हैं प्राइसिंग पावर, जो संगठित क्षेत्र है उसकी प्राइसिंग पावर बढ़ गई, वो दाम बढ़ा रहा है। तो आरबीआई के आंकड़े क्या दिखा रहे हैं? आरबीआई के आंकड़े आते हैं 1500 कंपनियों का सैंपल होता है उनका, जो संगठित क्षेत्र के होते हैं। उनका जो प्रॉफिट है, आज जब अर्थव्यवस्था स्टैग्नेंट है, बढ़ नहीं रही, उनका प्रॉफिट 24% बढ़ रहा है। तो 24% क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जितना कॉस्ट उनका बढ़ रहा है उससे ज़्यादा दाम बढ़ा है, तो उनकी प्राइसिंग पावर जो बढ़ गई है उससे वो दाम बढ़ा है। तो सप्लाई बॉटलनेक, इनडायरेक्ट टैक्सेस और ये जो प्राइसिंग पावर है कॉर्पोरेट सेक्टर की, ये 3 वजह हैं जिसकी वजह से जो यूक्रेन का युद्ध है उसके पहले से ही ये स्थिति बिगड़ने लगी थी दामों के मामले में। अब यूक्रेन के युद्ध के आने से स्थिति और ज़्यादा बिगड़ गई है, क्योंकि अब क्या हुआ है कि एक नई कोल्ड वॉर शुरू हो गई है। एक तरफ यूक्रेन को मदद कर रहा है अमेरिका, दूसरी तरफ रूस है, दोनों सुपर पावर हैं, कोई भी हारना नहीं चाहेगा, तो इसलिए भयंकर युद्ध चल रहा है। और उसके चलते हुए अमेरिका ने बहुत सारे जो है वो प्रतिबंध लगा दिए रूस के ऊपर, उनके फाइनेंशियल सेक्टर पे, उनके प्रोडक्शन पे और ये सब। और जो माल वहाँ से आता था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि गेहूँ है, जैसे कि नोबल गैस है, वो जो चिप बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। फिर आपके जो बहुत सारी कमोडिटीज़ वहाँ से आती हैं, जैसे कि पैलेडियम है, निकल है, इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो वो सब आना बंद हो रही हैं। तो उसकी वजह से दुनिया भर में दाम तेज है। तो यूरोप में और अमेरिका में 40 साल का सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है, और वो जो इन्फ्लेशन है, एनर्जी के दाम बढ़ रहे हैं, वो इन्फ्लेशन फिर हमारे यहाँ भी आ रहा है। तो जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है वो भी एक चौथी वजह है जिसकी वजह से हमारे दाम बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे रुपया गिर रहा है तो जितना माल बाहर से आ रहा है उसके दाम बढ़ रहे हैं।
तो ये जो इन्फ्लेशन होता है, इससे फ़ायदा किसको होता है? जो बिजनेस वाला है उसको फ़ायदा होता है। जो चीनी उसने 10 रुपये की खरीदी वो आज आपको 15 रुपये में बेच रहा है, 5 रुपये इन्फ्लेशन हो गया, उसके हाथ में ज़्यादा पैसा आ रहा है। तो जो इनकम होती है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होती है वर्कर और फार्मर से बिजनेसमैन के हाथ में। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जाते हैं, स्टॉक मार्केट है वो ऊपर चढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट की वेल्थ बेतहाशा बढ़ रही है, और जो गरीब आदमी है वो पिसता चल रहा है। तो ये जो सारा जो है कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, ये दोनों गरीबी बढ़ा रहे हैं, आम जनता की परेशानी को बढ़ा रहे हैं, और इसको हमें अगर डील करना है तो सारा जो हमारा डेवलपमेंट का पैराडाइम है उसको बदलना पड़ेगा। अगर हम डेवलपमेंट का पैराडाइम नहीं बदलेंगे तो ये स्थिति इस तरह से चलती रहेगी और गरीब आदमी उसे पिसता रहेगा। तो अब डेवलपमेंट पैराडाइम हम कोई एक दिन में तो नहीं बदल सकते। वो डेवलपमेंट पैराडाइम को बदलने के लिए कम से कम हमें एक रास्ता बनाना पड़ेगा, जिसमें हम कोशिश करेंगे जहाँ आज है उससे हम 5 साल के अंदर उसको कैसे बदलें। तो ये 5 साल का रास्ता बनाना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हमारा ये काम नहीं चलेगा। अब सवाल ये आपने और उठाया कि लोग प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि जब आम जनता जैसे यूथ है उसकी परेशानी है बेरोजगारी की, आम जनता की परेशानी है कि दाम बढ़ रहे हैं, उनकी परचेजिंग पावर कम हो रही है, तो प्रोटेस्ट के लिए अगर आप देखें तो गरीबी तो देश में बहुत समय से है, कोई आज तो पहली बार गरीबी आई नहीं, तो उनको मोबिलाइज करना पड़ता है। मोबिलाइज कौन करेगा? पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी। पॉलिटिकल पार्टीज अगर मोबिलाइज नहीं करेंगी तो मोबिलाइज नहीं होंगे, और पॉलिटिकल पार्टीज घबरा गई। जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं सब जगह रेड्स और ये सब चल रहे हैं, तो उनकी हिम्मत नहीं रह गई कि मोबिलाइज करें। तो आपने यूपी के इलेक्शन के पहले देखा कि वो मोबिलाइजेशन जो होना चाहिए था वो मोबिलाइजेशन नहीं हुआ। तो मोबिलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता के बीच में जाके जो असलियत है उसको दिखाना पड़ेगा, और जो हमारा असंगठित क्षेत्र है जिसको इनविजिबलाइज कर दिया, उसको अदृश्य कर दिया, वो हमारे डेटा में भी नहीं आता, हमारी पॉलिसी में भी नहीं आता। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सरकार है वो आम जनता की सरकार नहीं है, सरकार है बड़े बड़े लोग। वो कब बदलेगा? जब उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर पड़ेगा, जब लोग प्रेशर डालेंगे तभी वो चीज़ बदलेगी, नहीं तो वो ऐसा बदलने वाली नहीं। एक और चीज़ जो बहुत अहम है वो इसके साथ जुड़ी है कि हम लोग समझते हैं कि हमारे पास साधन नहीं है। जब भी बात होती है कि सबको रोजगार मिलना चाहिए तो लोग कहते हैं साधन कहाँ से आएंगे, है ना? तो साधन है। अगर जैसे मैंने कहा कि 27.8 करोड़ लोग हैं जिनके पास सही काम नहीं है, इनको कल काम मिल जाएगा तो हमारा जीडीपी कम से कम 16-17% बढ़ जाएगा। और इनको काम देने के लिए कितना हमें पैसा चाहिए? 6% जीडीपी का, यानी 6% लागत लगेगी, 70% जीडीपी बढ़ जाएगा। तो इट विल बी सेल्फ फाइनेंसिंग, इसके लिए कोई बाहर से पैसे की जरूरत नहीं है। और जो गरीब आदमी है उसकी ज़रूरत की चीज़ों के लिए कोई आपको बहुत पैसा नहीं चाहिए, उसके लिए बहुत थोड़ा पैसा चाहिए। तो हम लोगों ने जो राइट टू वर्क पे अभी एक रिपोर्ट रिलीज की 11 तारीख को इसी जगह पे, इसी हॉल में, बगल वाले हॉल में, तो उसमें हमने दिखाया कि किस प्रकार से राइट टू वर्क को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके लिए क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी और वो रिसोर्सेज कहाँ से हम उठा सकते हैं। वो रिसोर्सेज संसाधन हमारे देश में ही अपने आप है। तो ये एक रोड मैप हमें चाहिए कि ये रोड मैप किस प्रकार से इम्प्लीमेंट होगा। नहीं तो हम कहते रहेंगे, जनता समझ नहीं पाएगी, और जनता नहीं समझेगी तो उससे फिर वो आगे जो हमारा वो जाएगा नहीं। तो सरकार पे हम निर्भर नहीं कर सकते। एक बदली हुई सरकार जब आएगी जो जनता के प्रेशर में काम करेगी, वही चीज़ों को बदलेगी। आज की जो सरकार है वो चीज़ों को नहीं बदलने वाली, क्योंकि उसका तो जो कमांड है वो किसके हाथ में है? IMF के हाथ में है, उसकी कमान हमारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के हाथ में है, उसकी कमान हमारे बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में है। तो वो जो कमान वहाँ पे है, उससे जब तक छुटकारा नहीं मिलेगा तब तक वो नीतियाँ भी नहीं बदलेंगी। वो प्रॉमिस करेगी, जैसे कि किसानों को प्रॉमिस किया, जब किसानों को उठाया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि हम ये नीतियाँ बदलाएंगे, लेकिन 1 साल हो गया, अभी तक वो नीतियाँ नहीं लागू हो रही। अभी तक जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो आगे नहीं चला है। वो जो कमेटी बनाई है वो कमेटी भी जाए, उन्हीं लोगों की कमेटी है जो कि यही रेकमेंड करेंगे कि जो सरकार कर रही थी वही सही है। तो इसलिए हम आज जो स्थिति में हैं वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि किसान, मजदूर, यूथ, इनको हम बात समझाएं कि किस प्रकार से किस तरह का बदलाव लाना है, तभी जाके पॉलिटिकल चेंज आएगा।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।